हाँ तो दोस्तों, आज न्यूटन गति के नियम और उसमें एक और जबरदस्त एडिंग किए हैं, संवेग और आवेग, जो प्रत्येक कंपटीशन में बहुत से पूछे जाते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन प्रत्येक एग्जाम में उस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता नहीं चलता ये क्वेश्चन कहां से आ गया। तो देखते हैं। सर्वप्रथम आप सिर्फ दिल थाम के बैठे रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। आज यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। पहला, न्यूटन गति के नियम। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूटन गति का नियम है क्या, ये क्या है। तो न्यूटन गति के नियम सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। देखिए, हम आपको बताते हैं सर्वप्रथम गति के बारे में जो होता है, गति के बारे में सबसे पहले न्यूटन साहब क्या किए थे, अपनी एक बुक था, उनका नाम था प्रिंसिपिया। उसमें 1687 ईस्वी में उसने क्या किया था, गति के बारे में कुछ बताए थे। अर्थात गति के बारे में सबसे पहला रूल वही लाए थे न्यूटन साहब ही। इसलिए उन्हीं के सम्मान के लिए वह गति के जितने नियम दिए थे, सारे नियम को हम न्यूटन गति का नियम कहते हैं। तो न्यूटन साहब जो थे, गति के बारे में कुल मिलाकर 3 नियम दिए थे। पता है कितने नियम? 3 नियम। वह 3 नियम को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आज जो हम नियम पढ़ेंगे, वह नियम को पढ़ते हैं न्यूटन गति के प्रथम नियम। तो न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या है, तो देखते हैं। यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहेगी, और गति में है तो वह गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। दोस्तों, आप आसानी से समझिएगा, देखते रहिए। अगर कोई वस्तु गति में है, अर्थात मोटरसाइकिल चल रहा है, तो वो चलते रहना ही पसंद करेगा, रुकना पसंद नहीं करता है। आखिर रुकता है तो क्यों रुकता है, इसी चीज को हम पढ़ेंगे। और कोई वस्तु अगर विराम में है, मान लीजिए विराम में है, तो ये ऐसे ही रहना पसंद करेगा। आखिर ये गति करने लगता है तो क्यों करने लगता है, क्या रीजन है जो गति करने लगता है। ये न्यूटन गति का पहला नियम है। कैसे? तो जो व्यक्ति विराम में है वह विराम में ही रहेगा, और जो गति में है वह गति में ही रहेगा तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। यानी आज एक बात हम समझ गए, कोई भी वस्तु अगर विराम में और ये गति करने लगेगा, इसका मतलब है कि इस पर कोई ना कोई बाहरी फोर्स लगा, नहीं तो वह स्वेच्छा से कभी गति नहीं किया। इस पर कोई ना कोई बाहरी फोर्स कार्य किया, जिसके कारण यह गति करने लगा। अब हम बात करते हैं, कोई वस्तु गति में है, ताकि रुकता कैसे। मोटरसाइकिल चल रही, रुका कैसे? तो आपने ब्रेक लिया, या ब्रेक नहीं लिया तो उसमें घर्षण बल कार्य किया, जिसके कारण रुका। तो क्यों? उस पर कोई ना कोई बाहरी बल फोर्स किया, नहीं तो उसका तो मन रहता है एनी टाइम हम चलते रहे, तो उस पर कोई बाहरी बल कार्य करता है, जिस कारण वह रुक जाता है। तो न्यूटन गति के प्रथम नियम को हम समझ चुके होंगे कि यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहेगा, विराम में है तो विराम में रहेगा, तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। अब इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। हाँ, याद रखिएगा, न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो दोस्तों, जड़त्व का नियम है क्या, कहां से आया, इसके बारे में भी हम जानते हैं। जड़त्व के नियम सर्वप्रथम गैलीलियो महोदय ने दिए थे। कौन महोदय दिए थे? गैलीलियो। और जो आज आप न्यूटन गति को पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग था। उसमें सिर्फ गैलीलियो महोदय बताए थे जड़त्व के नियम में कि जो वस्तु गति में है वह गति में रहना पसंद करता है, जो विराम में है वह विराम में रहना पसंद करता है, यह उसका स्वाभाविक गुण है। यह नहीं बताए थे कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य करता है, उसने बताए थे कि यह स्वाभाविक गुण है। इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जो वस्तु गति में वह गति में रहना पसंद करेगा, और विराम में वह विराम में रहना पसंद करेगा, यह उसका स्वाभाविक गुण है। इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व का नियम इसीलिए इसको जोड़ देते हैं कि गति में तो गति में रहेगा, विराम में तो विराम में रहेगा, इसीलिए इस नियम को हम जड़त्व का भी नियम कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया, अर्थात जड़त्व के नियम को किसने दिया, तो एकदम आंख मूंद के टिक मार देना है, गैलीलियो। क्या मार देना है? गैलीलियो। कभी भूल से भी न्यूटन साहब नहीं मारिएगा। अब एक बात और, न्यूटन गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, और हम न्यूटन गति के प्रथम नियम से रिलेटेड कुछ बात को देखते हैं। अब देखते हैं न्यूटन गति के प्रथम नियम के कुछ एग्जांपल्स। क्या एग्जांपल्स हैं?
जैसे कि रुकी हुई गाड़ी एकाएक चलने से उस पर बैठे यात्री पीछे की ओर मुड़ जाती है। आपके साथ भी ऐसा घटना घटा होगा निश्चित तौर पर। आप अगर किसी बस में बैठे हुए हैं और वह बस रुकी हुई है और बस एकाएक चलने लगे तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हुआ है आपके साथ? निश्चित तौर पर से हुआ होगा। अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी एकाएक चलने लगती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा न्यूटन गति के प्रथम नियम या जड़त्व के कारण होता है। तो कहिए कैसे? तो जान लेते हैं। हम तो गाड़ी के पास जिस टाइम बैठे हुए थे, गाड़ी रुकी हुई थी, तो मेरा संपूर्ण शरीर विराम में था। अब क्या हुआ कि गाड़ी चलने लगी तो गाड़ी तो गतिम हो गया, मेरे कमर के नीचे का जो हिस्सा है वह भी गतिम हो गया और शरीर के ऊपर का जो भाग है वह विराम में ही रहना पसंद करता है। कमर के ऊपर का भाग विराम में रहना पसंद करता है, जिस कारण कमर के ऊपर के जो भाग होते हैं वह क्या हो पाते हैं कि पीछे की ओर झुक जाते हैं। आप समझ चुके होंगे। जस्ट इसका अपोजिट, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने से उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा भी आपके साथ घटना हुआ होगा। गाड़ी चल रही है, आप मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, कार पर बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है, पता चला गाड़ी एकाएक रुक गया तो गाड़ी तो रुक गया और आप आगे झुक गए। ऐसा क्यों? गाड़ी रुका, आप आगे झुके, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसी कारण, जब हमारा गाड़ी गति में था तो मेरा संपूर्ण भाग उसके साथ गति में था। अब क्या होती है कि ज्यों ही उस पर गाड़ी रुकी तो गाड़ी ज्यों ही रुकी तो मेरा संपूर्ण भाग एकाएक विराम में आना चाहता है, जिस कारण जो ऊपर से गति में है वह गति में ही रहना पसंद करता है। गाड़ी के साथ मेरा कमर के नीचे का भाग विराम आ गया और ऊपर का भाग गति में आना पसंद करता है, जिस कारण मेरा हम आगे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। अब आगे देता है कंबल की ओर, हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल का कण रगड़ा जाता है। क्यों? अब मान लीजिए ये एक कंबल है और इस पर हम क्या करेंगे, डंडे से जब मारते हैं तो इससे धूल निकलता। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा आखिर क्यों होता है बताइए जरा सा, किस कारण से होता है? बस वही, ज्यों ही ये कंबल है इसमें हम अपने डंडा से मारेंगे क्या होगा, कंबल तो गति में आ जाएगा और जो धूल होगा वह विराम में रहना पसंद करेगा, जिस कारण वहीं पर गिर जाता है। तो आप समझ चुके होंगे। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन गति के दूसरे नियम को। तो अब हम न्यूटन गति के दूसरे नियम को देखते हैं। लेकिन एक बात, न्यूटन गति के दूसरे नियम में एक शब्द आता है जिसका नाम है संवेग। न्यूटन गति के दूसरे नियम को पढ़ने से पहले हम संवेग को अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि हमने बता चुका था संवेग एक ऐसा टॉपिक है जहां से भरपूर क्वेश्चन पूछी जाती है। तो संवेग को देखते हैं। संवेग को देखने से पहले हम संवेग को समझते हैं, आखिर संवेग है क्या। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइए। आपको दो ही ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कि आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही मोटरसाइकिल से टकराइएगा या 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही मार्शल से टकराइएगा। आपका जवाब होगा सर हम 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही मोटरसाइकिल से टकराएंगे, क्योंकि आपको अभी डर लगा। किससे डर लगा? मार्शल के वजन देख के, उसके द्रव्यमान को देख के डर लगा कि उतना बड़ी चीज से टकराएंगे। छोटा चीज है मोटरसाइकिल, वेग से कोई डर नहीं लगा क्योंकि वेग इसका अधिक है। मोटरसाइकिल का वेग 30 किलोमीटर है, आपको वेग से डर नहीं लगा। आपको डर लगा तो किस चीज से डर लगा? आपको मार्शल के द्रव्यमान को देख के डर लगा। ठीक दोस्तों, अब मैं दूसरा आपको फिर यही ऑप्शन देता हूं, फिर दो ही ऑप्शन दूंगा। अब ऑप्शन देता हूं मैं कि अब आप बताइए, एक रुकी हुई मार्शल से आपको टकरानी है या एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल से टकरानी है। तो आपको पता है, आप पक्का सेलेक्ट कीजिएगा सर हमें मार्शल से टकरानी है। अर्थात आपको अभी द्रव्यमान से डर नहीं लग रहा है, तब किससे डर लग रहा है? आपको वेग से डर लग रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कभी हम वेग से डरते हैं, कभी संवेग से डर रहे हैं। क्या हो रहा है? हम डर किससे रहे हैं, वेग से या द्रव्यमान से? कभी हम वेग से डर रहे हैं तो कभी द्रव्यमान से डर रहे हैं। तो आखिर हम डर किससे रहे? इसके बीच में भी कोई है जो हमको डरा रहा है। कभी द्रव्यमान डरा रहा है तो कभी वेग डरा रहा है। इस दोनों के बीच में कौन है जो हमें डरा रहा है? हाँ तो दोस्तों, इस दोनों के बीच में है संवेग। देखते हैं संवेग किसको कहते हैं। इस दोनों के जो गुणनफल होता है,
द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, इसी को हम कहते हैं संवेग। अर्थात हम कह सकते हैं किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग जो होता है, संवेग अकेला नहीं आता है, संवेग के साथ में होता है द्रव्यमान और वेग। यानी उस टाइम से हमें ना द्रव्यमान से डर लग रहा था ना वेग से डर लग रहा था। ये दोनों साथ रहेगा तब बनेगा संवेग, और साथ नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा संवेग। आप एक गीत सुने होंगे, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करें, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें। सुने, बहुत अच्छे गाया जाता है, लड़का लोग गाता है कि हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करें। तो यहाँ पर संवेग के साथ में प्यार कर रहा है द्रव्यमान और वेग, ऐसे प्यार करता है कि इसको याद करना पड़ता है दोनों को। इस दोनों से हम जानते हैं संवेग। यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग। ये दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा संवेग, दोनों के दोनों का रहना जरूरी है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग। और एक बात यहाँ पर देख लीजिएगा, संवेग को हम पी से सूचित करते हैं। कौन से सूचित करते हैं? पी से। और यह एक सदिश राशि है। कौन राशि है? सदिश राशि। तो हम देखते हैं द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, तो संवेग बराबर, संवेग को पी से सूचित करते हैं, इसके साथ में द्रव्यमान और वेग होना जरूरी है, एम, और वेग को बोलेंगे भी, तो पी बराबर हो जाएगा एम भी। अब देखते हैं संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा। संवेग का एसआई मात्रक, तो अब बताइए, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड। आप एक चीज और थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, इसको अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिएगा इसी को, केजी मीटर प्रति सेकेंड है ना, इसको हम ऊपर भी गुना कर देते हैं मीटर से और नीचे भी गुना कर देते हैं मीटर से, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर, सॉरी, इसको हम ऊपर भी कर देते हैं सेकंड से गुना और नीचे भी कर देते हैं सेकंड से गुना, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड गुना सेकंड स्क्वायर, एक और है बच गया बाहर में सेकंड, तो सेकंड, यानी हम इसको लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सेकंड। तो अब बताइए, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन, और सेकंड तो सेकंड, यानी इसका दूसरा एसआई मात्रक हम बोल सकते हैं केजी मीटर प्रति, एसआई पहला एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड और दूसरा बोलेंगे न्यूटन सेकंड। अगर इसी का हमें पूछा जाए संवेग का सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो संवेग का सीजीएस मात्रक क्या होगा दोस्तों, तो केजी को हम क्या बोलेंगे, ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, या दूसरा बताइए क्या होगा, न्यूटन को हम बोलते हैं सीजीएस में डाइन, बताएं, डाइन सेकेंड, डाइन सेकेंड। यानी संवेग के दो मात्रक हम देख लिए, सीजीएस मात्रक क्या, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या डाइन सेकेंड, ऐसा ही मात्रक हम पढ़े केजी मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। अब इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे, इससे न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, इसके जस्ट बाद हम पहले आवेग को पढ़ लेते हैं, आवेग को देखते हैं। आवेग क्या, सिंपल सी बात, आवेग को भी पढ़ने से पहले हम आवेग को समझेंगे क्या है आवेग। तो आवेग को समझने से पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हमें आपके सर पर मारना है। दोस्तों मारना नहीं है, ये नहीं सोचिएगा हमें मारना है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, हमें आपके सर पर मारना है। अब बताइएगा आप किस चीज से मार खाइएगा। हम 1 केजी के बटखरा से मारेंगे आपके सर पर, हौले हौले, आप उससे मार खाइएगा, या 5 केजी के तकिया के लेके उससे कस के मारेंगे, पूरे जोर जोर से मारेंगे। बोलिए, आप उस 5 केजी के तकिया से मार खाइएगा या 1 केजी के बटखरा से हौले हौले मार खाइएगा। कहिएगा सर हमको जो है ना 5 केजी के तकिए से मारिए, लेकिन हे अथी से नहीं मारिए, बटखरा से नहीं मारिएगा, सर फूट जाएगा। क्यों फूटेगा? या दूसरी बात, आप एक चीज देखे होंगे, जब देखते होंगे किसी प्लेयर को कैच लेते हुए, तो कैच लेने के बाद वो हाथ को क्यों पीछे करता है? क्रिकेट खेलते पढ़ते होंगे, कैच लेता है और कैच लेने के बाद वो हाथ को पीछे क्यों करता है? आखिर ऐसा क्यों करता है, क्यों होता है?
कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। आज उसी को सोचना है, आज उसी को सोचना है। क्यों होता है? आवेग, बल और समय के समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। देखिए, हम पीछा इसलिए खींचते हैं कि इस पर तो बल तो जो लगा से लगा, गेंद आया उस पर कुछ बल लगा, और इसको हम समय को बढ़ावा देना है। जितना हम समय को बढ़ाएंगे उतना मेरा आवेग बढ़ेगा और उसके कारण हमें चोट कम लगेगा। यानी हम इसको जो पीछे खींच रहे हैं अर्थात हम समय को बढ़ावा दे रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हम छत पर से कूद रहे हैं और छत पर से कूदने के कारण हम एक बालू पर कूदते हैं और दूसरा पर हम मारते हैं, ईंट पर छलांग लगाते हैं, ईंट पर जोर का चोट लगेगा और बालू पर कम चोट लगता है। क्यों? यही रीजन है कि बालू पर हमें समय ज्यादा देर तक सालते रहते हैं, उस पर ज्यादा देर तक गति करते रहते हैं, और क्या होती है कि हम ईंट पर जहां गिरते हैं वहीं पर अस्थिर हो जाते हैं, इस कारण वहां पर चोट ज्यादा लगती है। तो हम आवेग किसको कहते हैं? बल और समय अंतराल के गुणनफल को, यानी बल और उसमें जितना समय लगेगा, इस दोनों के समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग, और इसे जे से सूचित करते हैं। कुछ सूचित करते हैं। और आवेग भी एक सदिश राशि, याद रखिएगा, आवेग और संवेग में बहुत कम का अंतर है। अभी हम तुरंत आपको प्रूव करके दिखा देंगे। सिर्फ परिभाषा का अंतर होगा और कुछ कुछ अंतर होगा, बाकी सब कुछ, क्योंकि आपको पता है आवेग भी एक सदिश राशि है, वह भी एक सदिश राशि है। और आगे देखिए क्या क्या दोनों में इक्वल होने वाला है। दोनों मसेरा भाई है। मसेरा भाई बुझते हैं ना, मौसी के बेटा को मसेरा भाई कहा जाता है। दोनों मसेरा भाई है, आवेग और संवेग। तो देखते हैं कैसे, देखिएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? आवेग बराबर क्या लिख सकते हैं? पहले फॉर्मूला बताइए। आवेग बराबर हम लिख सकते हैं बल गुना समय अंतराल। समय अंतराल हो गया। इसको आवेग को जे से सूचित करते हैं। जे बराबर क्या हो जाएगा बताइए? जे बराबर बल को एफ और समय अंतराल को एस, सेकेंड से एफ एस हो गया। यानी इसको हम सेकेंड बोल रहे हैं, टीवी कर सकते हैं, एफ टी भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताइए जे बराबर क्या हो जाएगा? समझने योग्य बात है, आप इसको टीवी शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम, समय अंतराल। अब बताइए एफ का एसआई, अब हम पूछते हैं आवेग का एसआई मात्रक। आवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? फुर्ती से बताइए। बल का एसआई मात्रक न्यूटन और समय का एसआई मात्रक सेकेंड। क्या आपने यही चीज नहीं पढ़ा था? संवेग का भी एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड। और हम बताएं दोनों मसेरा भाई हैं, आवेग का भी तो एसआई मात्रक वहीं पर है, न्यूटन सेकेंड। यानी इसको हम कह सकते हैं न्यूटन सेकेंड। फिर इसी का दूसरा एसआई मात्रक अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? न्यूटन के केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना सेकेंड, एक सेकेंड कट जाएगा तो हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड। बताइए भी एसआई मात्रक आप पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना। अब देखते हैं आवेग का सीजीएस मात्रक क्या होगा? आवेग का सीजीएस मात्रक न्यूटन का डाइन और सेकेंड का सेकेंड, डाइन सेकेंड। आवेग का दूसरा सीजीएस मात्रक पढ़ेंगे क्या होगा? केजी को ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यही हम पढ़े थे भी संवेग में भी। हम गलत बताए कि दोनों मसेरा भाई? बोलिए ना, सही बोले थे ना? यस बोलिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देख क्या रहे हैं? तेजी से लाइक कीजिए। अच्छा लग रहा है वीडियो? हमें पता आप बहुत ज्यादा समझ गए होंगे, उम्मीद से ज्यादा समझे होंगे। ऐसा कभी आप वीडियो नहीं देखा होगा, यहां तक समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं न्यूटन गति के दूसरे नियम की ओर। हाँ तो दोस्तों, जिसका तुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। आपको बहुत बेसब्री से न्यूटन गति के दूसरे नियम का इंतजार होगा कि सर ने बोर्ड पर तो न्यूटन गति का दूसरा नियम लिख दिया, पढ़ा क्या क्या रहे, क्या पढ़ाएंगे। तो अब आपका इंतजार खत्म। अब आप देखिए न्यूटन गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या होता है? एकदम इजी से समझेंगे आप, गौर से ध्यान दीजिएगा। संवेग में परिवर्तन की दर, पहले इस बात को समझना है, संवेग में परिवर्तन की दर कैसे होगा? अगर कोई 5 केजी के वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो इसका द्रव्यमान अति संवेग होगा 50 केजी मीटर प्रति सेकंड। और यही 5 केजी के वस्तु अब 20 मीटर प्रति सेकंड से चलने लगा, इसका संवेग हो गया अब 100 केजी मीटर प्रति सेकंड। इसके संवेग में कितना का परिवर्तन हुआ? संवेग में परिवर्तन हो गया 50 केजी मीटर प्रति
सेकेंड, अर्थात मैं बोलूं तो यह प्रारंभिक वेग हो गया u और ये हो गया अंतिम वेग, ये तो m हो गया, ये भी हो गया m, यानी mu और mv, यानी हम mv में से घटाए हैं किसको, mu को घटा कर तब निकाले हैं संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, और इसके परिवर्तन होने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, है ना दोस्तों। तो हम देखते हैं, इस बात को आप सब समझ चुके होंगे। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम परिभाषा कि संवेग में परिवर्तन की दर, आप समझ चुके हैं संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, और उस पर लगाए हुए असंतुलित बल के समानुपाती होता है, और यह जो बल होता है किस दिशा में कार्य करता है, संवेग के दिशा में कार्य करता है। तो गलत, सॉरी, संवेग जो होता है किस दिशा में कार्य करता है, बल के दिशा में कार्य करता है। तो हमने संवेग में परिवर्तन की दर क्या निकाला है, mu माइनस mv बाटा t, इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे P2 माइनस P1, यानी दूसरे संवेग में से किसको घटाएंगे, पहला संवेग को, और तब जो होगा यहाँ जो समय लगेगा, यानी यह किसके समानुपाती होता है, आपके क्वेश्चन का आता है न्यूटन गति के दूसरे नियम में संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, दूसरा संवेग में से पहला को घटाएंगे, यानी दूसरा क्या होगा, सॉरी यहाँ पर mv होगा, mv माइनस mu, संवेग में परिवर्तन की दर, उस पर लगाया गया संतुलित बल क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। इसको जरा सा और इधर टाल लो थोड़ा सा, तो समानुपाती होता है। तो बल किसके समानुपाती होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के। कोई दिक्कत है, हम इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, तब हम m समानुपाती क्या लिख सकते हैं, इस दोनों में f समानुपाती, दोनों में m कॉमन लेते हैं, तो v माइनस u बाय t। दोस्तों अब आप बताइए f समानुपाती क्या होगा, m, और आप एक सूत्र जानते होंगे, क्या जानते होंगे, यहाँ पर मैं बताता हूँ, v बराबर u प्लस ए टी, जानते हैं या नहीं जानते हैं। अब इसको प्लस इधर माइनस कीजिए, v माइनस यू बराबर ए टी। तो दोस्तों बताइए a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय टी, यानी जहां जहां आएगा v माइनस यू बाय टी हम दे सकते हैं a। बताइए यस नो, हम इसके जगह लिख सकते हैं a, क्या लिख सकते हैं a। अब समानुपाती हटाने के लिए कुछ ना कुछ नियतांक देंगे, तो इसके बराबर लिख सकते हैं k m a। यदि k का मान 1 हो, यदि k बराबर 1, k का मान 1 हो, f बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुना m a, यानी f बराबर m a, यानी न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है, व्यंजक मतलब फार्मूला भी प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी इसका फॉर्मूला प्राप्त होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन बहुत घुमाता है। एक पहला, न्यूटन गति के किस नियम से बल का परिभाषा मिलता है, तो पहला नियम से। न्यूटन गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो दूसरे नियम से। समझ चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं, न्यूटन गति के तीसरे नियम की ओर। अब देखते हैं न्यूटन गति का तीसरा नियम, ये तो जबरदस्त टॉपिक है। तीसरा नियम ये कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात टिट फॉर टाइट, मतलब जैसे के तैसे। तुम हमें मारोगे, हम भी तुमको मारेंगे, समझ रहे हैं, यानी जैसे करोगे हम तुम्हारे साथ वैसे बिहेव में आएंगे। अर्थात है, देखिए एक हम गेंद लेते हैं, और गेंद के अगर हौले से इस दीवार में टक्कर मारेंगे तो वह हौला से रिटर्न होगा, और जोर से इस पर टक्कर देंगे तो वह जोर से रिटर्न होगा। यानी यह जैसे के तैसे प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। होता है वही क्रिया, जोर से मारेंगे तो जोर से रिटर्न होगा, हौला से मारेंगे तो हौला से रिटर्न होगा, लेकिन यह होता है विपरीत होता है, हम इधर से मार रहे हैं, उधर से रिटर्न होता है। तो प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन गति के तीसरा नियम है। जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। आप लोग बंदूक चलाए हैं, नहीं चलाए हैं? बंदूक से जब गोली छोड़िएगा ना, तो क्या होता है, गोली ज्यों ही आगे की ओर निकलता है, क्यों ही हमें झटका पीछे की ओर लगता है, जोरों की झटका। उसी प्रकार रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट जितना पीछे धुआं बिगेगा वह उतना आगे बढ़ता है। यानी ये सारे के सारे जो घटना होते हैं, ये सब न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार होता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।